और अब इसी बीच बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2025 हाई कोर्ट से 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया। परीक्षा से 30 दिन पहले सिलेबस जारी का डेट घोषित करने के निर्देश। 30 विषयों के सहायक आचार्य के 574 पदों पर यह परीक्षा होनी थी। आरपीएससी आदेश मिलने पर अध्ययन कर कानूनी राय लेगा। प्रवेश पत्र अपलोड करने को लेकर भी असमंजस है। कानूनी राय लेकर आरपीएससी इस पूरे मामले में अगला निर्णय लेगा। ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया है और इसके साथ ही परीक्षा से 30 दिन पहले सिलेबस जारी का डेट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। 30 विषयों के सहायक आचार्य के 574 पदों पर यह परीक्षा होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित किया गया है। आरपीएससी आदेश मिलने पर अध्ययन कर कानूनी राय लेगा। प्रवेश पत्र अपलोड करने को लेकर भी असमंजस है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े। अशोक, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा जो है स्थगित की गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, 7 दिसंबर से होने जा रही थी और 20 किया गया था। इसे लेकर आरपीएससी ने तारीखों का ऐलान कर दिया था, लेकिन कल जब हाईकोर्ट की ओर से इसको लेकर स्थगन के आदेश दिए हैं, तो ऐसे में अपलोड कर आज जो किए जाने थे उसको लेकर असमंजस बना हुआ है। आरपीएससी प्रशासन राय लेंगे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले इसका उद्घाटन हो सकता है। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए पहले फेज के उद्घाटन से पहले कैसा है नोएडा एयरपोर्ट का नजारा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और यहां से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी की सभा के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त हम इंटरचेंज पे मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे की। यही वो रोड है जो सीधे एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और आप सामने देख सकते हैं डिपार्चर और अराइवल का ये बोर्ड लगा है, साइनेज बोर्ड लगा दिए गए हैं। पूरी तरीके से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही आपको बता दें तय समय में यानी नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और इसकी आधारशिला रखी थी और अब माना जा रहा है दिसंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें भी दिखाएं। जो आप तस्वीर इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है और एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, यानी 3900 मीटर का रनवे है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें, बकास यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीजीसीए को सौंप दी है और माना जा रहा है जल्द ही एरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। फिलहाल इसका फर्स्ट फेज शुरू होगा। 1334 हेक्टेयर में फर्स्ट फेज होगा। फर्स्ट फेज में 1.2 करोड़ यात्री क्षमता होगी। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पहले फेज में 10 शहरों के लिए उड़ान होगी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का ग्रोथ इंजन बनेगा। सपना था इस क्षेत्र की खुशहाली का, इस क्षेत्र की तरक्की का। हमने वो दौर भी देखे जब हमारे यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में, व्यापार की तलाश में दूरस्थ दिल्ली और अन्य प्रांतों को जाते थे, लेकिन आज हम कामयाब हुए हैं कि हमने अपने क्षेत्र में इतना औद्योगिक विकास को गति दी है कि अब हमारे यहाँ तो रोजगार का सृजन होगा ही, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ रोजगार करने आएंगे। तो यही एक अभिलाषा थी जो पूर्ण होने जा रही है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में सीएम योगी ने एयरपोर्ट का दौरा किया था, जिसके बाद पीएम मोदी की सभा की तैयारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। इससे पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको जैसलमेर से बड़ी खबर बताते हैं। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में आई तकनीकी खराबी। गौवंश के झुंड को बचाने के प्रयास में ब्रेक लगाने के दौरान तकनीकी खराबी आई है। दिल्ली से जैसलमेर की तरफ ये एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। करीब 20 मिनट तक बीच रास्ते पर रुकी रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन। ये बड़ी जानकारी। तो बीच रहा ट्रेन के अटकने और भीषण सर्दी के चलते ट्रेन में सवार यात्री परेशान हुए हैं। सूचना पर रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रेन में आई खराबी को सही करने के बाद वहां से जैसलमेर के लिए रवाना किया गया। लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के पास का ये पूरा मामला है। दरअसल गौवंश सामने आने से इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और इसकी वजह से तकनीकी खराबी ट्रेन में आई। करीब 20 मिनट तक ये ट्रेन रुकी रही। उसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे, तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया गया और ट्रेन को एक बार फिर से रवाना किया गया। लेकिन इस बीच तकनीकी खराबी की वजह से जो ट्रेन रुकी उससे यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में आई खराबी के चलते ये ट्रेन रुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें तकनीकी खराबी आई और इसके चलते 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। संवाददाता सामलदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामलदान, ट्रेन की तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है, वहां से रवाना कर दिया गया, लेकिन इस बीच जो यात्री हैं उनको थोड़ा परेशानी भी झेलनी पड़ी। क्या कुछ वजह रही पूरी? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो जैसलमेर से जो धोलिया गांव के पास में जो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है उसमें अचानक जो तकनीकी खराबी होने के कारण लगभग 20 मिनट तक ये ट्रेन है वो धोलिया गांव के पास ठहर गई। वहां तकनीकी को तैयार करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया है। काफी ठंड के मौसम में यात्रियों को परेशानी हुई है। जो संभवतः जो सूत्रों से अहम जानकारी मिली, जो गोवंश का को झुंड था उसको बचाने के प्रयास में जो लोगो पायलट द्वारा उसको ब्रेक के कारण तकनीकी खराबी आई। अब तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर दिया और वहां से ट्रेन रवाना हो गई। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं झांसी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ओरछा गेट बाहर के खुशीपुरा इलाके के वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम और उनके मकान का नंबर दर्ज मिला है, जिसमें यह भी दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन ने 2003 में वोट भी डाला था। हालांकि उस इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में देखा है। दरअसल पूरे प्रदेश में चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतदाताओं से 2003 की वोटर लिस्ट में उनके परिजनों में से नाम मांगा जा रहा है। ऐसे में लगभग हर एक परिवार के पास 2003 की एसआईआर वोटर लिस्ट है। इसमें कई लोगों को उनके नाम 2003 में वोट करने के बाद भी नहीं मिल रहे। लेकिन ओरछा गेट बाहर के कछियाना मोहल्ले में अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन का नाम जरूर मिल गया है। साथ ही वोटर लिस्ट में उनका मकान नंबर 54 भी दर्ज है। इसके अलावा उनकी उम्र लिस्ट के अनुसार 76 साल है। और अब अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। इस आगजनी में कार जलकर कबाड़ हो गई है। कार में आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। न्यू रेलवे स्टेशन के पास स्थित विद्यासागर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। क्षेत्रवासियों की मदद से आग बुझाई गई। वहीं कार मालिक राहुल चौहान की सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात फिलहाल शुरुआती जांच में सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। वही कार है जिसमें आग जनी हुई और उसके बाद ये कार जलकर पूरी तरह से अब कबाड़ हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि आग लगने का अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जांच में से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना बताई जा रही है। घर के बाहर खड़ी कार में ये आग लगी, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने बाहर आकर आग में काबू पाने की कोशिश की। और अब बात कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर मचे संग्राम की। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस लगातार
हार से क्या इतनी निराश हो चुकी है कि उसके पास पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। क्योंकि आज संसद में कुत्ता लेकर आने के विवाद में जब रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय उन्होंने जो किया वो बेहद हैरान करने वाला था। ये रिपोर्ट देखिए। और क्या बोले? ये तस्वीरें आज संसद भवन परिसर की हैं, जहां पत्रकारों ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल किया, जिसे सुनकर वो इतनी चिढ़ गईं कि उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया। पहले सुनिए क्या सवाल था और रेणुका चौधरी ने क्या और कैसे जवाब दिया। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? दरअसल रेणुका चौधरी की ये झल्लाहट और खींच यूं ही नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने देश की संसद और सांसदों के साथ ही संसद के कर्मचारियों तक पर एक विवादास्पद बयान दिया। रेणुका चौधरी अपनी कार में एक कुत्ता लेकर संसद पहुंची थी और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असली काटने वाले और डसने वाले तो संसद के अंदर हैं। रेणुका चौधरी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे लोकतंत्र और संसद का अपमान बताते हुए रेणुका के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सांसद रेणुका चौधरी के बयान का समर्थन कर विवाद की आग में घी डाल दिया। आप अपना जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड नहीं। वहीं राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता ने रेणुका के कुत्ते की आवाज निकालने वाले बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रेणुका चौधरी ने सही जवाब दिया है और अगर वो भी खांसेंगे तो उनकी भी आवाज वैसे ही निकलेगी जैसे रेणुका चौधरी ने निकाली। उसमें तो चर्चा हो गई, उन्होंने आज जवाब बड़ा अच्छा दिया, उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। जाहिर है किसी गलती को बॉसी सपोर्ट करने लगे तो गलती करने वाले का जोश तो 7वें आसमान पर होगा ही। और यहां भी यही हुआ। राहुल से समर्थन मिलने के बाद रेणुका चौधरी फ्रंट फुट पर आ गई। यही वजह है कि जिस बयान को उनके नेता ने गलत नहीं माना, उस बयान पर उनके खिलाफ मोशन लाने की बात पर वो भड़क गई और पत्रकारों के सवाल के जवाब में कुत्ते की आवाज निकालने लगी।